स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। यानी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किन परिस्थितियों में बनेगा, इसके लिए क्या क्या शर्त होंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड या ये कहो कि स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। हमने पहले ये देखा था या ये कहा था कि जब भी बंध का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा एक्सोथर्मिक चेंज होता है और डेल एच का मान हमेशा निगेटिव होगा। यानी अगर मान लो हम ये करते हैं कि कोई एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, अगर ये दोनों एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसमें ए और बी के बीच एक बंध का निर्माण होता है, तो एनर्जी हमेशा क्या होगा, ये रिलीज करेगा। और ये कह सकते हो डेल एच का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये एनर्जी का जो मान है, जितना एनर्जी का मान होगा उतना ही एनर्जी ए और बी के बीच बंध में संचित होगी। तो ये सीधा ये कह सकते हो कि अगर एनर्जी का मान कम होता है तो ए और बी के बीच जो बंध है वो कमजोर होंगे, और अगर इस एनर्जी का मान अधिक होगा तो ए और बी के बीच बंध जो होंगे ये क्या होंगे, ये मजबूत होंगे। शर्त ये है कि इसके लिए डेल एच का मान निगेटिव है। अगर मान लो डेल एच का मान निगेटिव है हो या एनर्जी रिलीज करे तो ये बंध बनेगा। अगर मान लो डेल एच का मान पॉजिटिव हो तो ये बंध का निर्माण नहीं होगा। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बंध का निर्माण तीन तरह से होता था। एक होता था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता था जिसको नाम देते थे बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर मान लो बंध का निर्माण बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता था तो इसको हमने कहा था क्या, आयनिक बॉन्ड कहे थे। और आयनिक बॉन्ड इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए थे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो अब यह है कि अगर मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन ये मिलकर NaCl सॉलिड का निर्माण करते हैं, अगर मान लो क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड का निर्माण करते हैं और ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और जितना इस एनर्जी का मान होगा उतनी एनर्जी सोडियम और क्लोरीन के बीच स्टोर्ड होगी। अब ये कहो कि अगर मान लो उल्टा ये कहें कि इतना एनर्जी अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड को देते हैं तो ये क्या होगा, अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाएंगे। चूंकि फॉर्मेशन ऑफ NaCl हमारा एक्सोथर्मिक चेंज होता है, इसलिए इसके लिए डेल एच का मान भी निगेटिव होगा। तो अगर हम इस एनर्जी का कंसीडरेशन कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि बंध जो होगा किन परिस्थितियों में बनेगा और किस परिस्थिति में ये बंध क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्गर होंगे। तो इस एनर्जी का मान हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सीधा ये करेंगे कि हम सिस्टम को जितनी ऊर्जा देंगे और सिस्टम जितनी ऊर्जा सराउंडिंग को देगा, इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो एनर्जी क्या होगा, ये रिलीज होगा। यानी सिस्टम को हम कम ऊर्जा देंगे और सिस्टम सराउंडिंग को क्या करेगा, अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा। तो अब इसके फॉर्मेशन में ये देखते हैं कि कितने एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले देखो ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा कि अगर मान लीजिए सोडियम गैसीय स्टेट में है तो आप इसको एनर्जी दीजिएगा और ये बना देगा क्या, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और ये एनर्जी क्या करते हैं, सिस्टम को सप्लाई करते हैं, और इसको नाम देते थे, ये याद करो, ये होता है क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी इसको कहेंगे, या IE कहेंगे, या डेल HIE इसको कहते हैं। यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या करेंगे, ये सिस्टम को देंगे।
अब अगर देखो मान लो हमने एक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को लिया है, अकेला सोडियम क्लोराइड हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू हमारा क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा। अगर मान लो हमने मैग्नीशियम लेते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या यूज करोगे, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। अब मान लो Na गैस हो गया, दूसरा स्टेप ये होगा कि अब इलेक्ट्रॉन का लॉस तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाला कोई हो। तो अब ये हो जाएगा, ये जो क्लोरीन है सोडियम के द्वारा गेन किए गए, लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बनेगा Cl-, और इस तरह से ये एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और इसको नाम देते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। इसके इक्विवेलेंट एनर्जी हमारा क्या होगा, ये रिलीज करेगा। अगर मान लो फिर यही कंडीशन यहाँ भी होगा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम सराउंडिंग को देगा। और अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बराबर एनर्जी क्या होगा, ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, ये होगा हमारा Na+ गैस प्लस Cl- गैस, ये मिलकर बना देंगे क्या, NaCl सॉलिड, और ये एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। और इस एनर्जी को नाम देते हो लैटिस एनर्जी कहेंगे, और लैटिस एनर्जी इक्विवेलेंट होगा Q1 Q2/r² के। तो देखो यहाँ Q1 Q2/r², Q1 Q2 होता है चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, और r² क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, यानी धन आयन और ऋण आयन पर उपस्थित चार्ज और इनके बीच की दूरी। तो ये कह सकते हो, सीधा ये कह सकते हैं यहाँ Q1 Q2 ये क्या हो जाएगा, ये बताएगा चार्ज ऑन केटायन और एनायन, और R इंडिकेट करेगा किसको, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। अब देखिए NaCl के फॉर्मेशन में ठीक इतना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। सिस्टम हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम जो होगा ये सराउंडिंग को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अब सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ΔH टोटल के बराबर। तो ये होगा ΔH आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस ΔH इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस ये हो जाएगा ΔHU। ΔHU ये इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं किसको, लैटिस एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए ΔH टोटल, इसका मान क्या होना है, इसका मान निगेटिव होना है। अगर इसका मान निगेटिव होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। अब यह है कि एनर्जी का एक मान्यता होता है, और कन्वेंशन ऑफ एनर्जी के अनुसार मान लो ये हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए सिस्टम है, और सिस्टम के बाद ये जितने भी स्पेस होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सराउंडिंग कहलाते हैं। एनर्जी की मान्यता ये होती है कि अगर एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के तरफ जाता है तो इसको नाम देते हो एनर्जी एब्जॉर्ब, और इसका साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा।
और जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा। अब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन अगर बंद हो जाता है तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग को एनर्जी देना प्रारंभ करेगा और इसको नाम देते हैं एनर्जी रिलीज्ड कहते हो। और इसका वैल्यू क्या होता है, साइन होता है निगेटिव। अब देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, सिस्टम में एब्जॉर्ब करेगा तो इसका साइन होना है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी ये हमारा क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग को देगा तो इसका साइन क्या होना है, ये निगेटिव होना है। अब यहाँ एक नॉर्मल देखिए केस ले रहे हैं, टोटल का मान निगेटिव होना है तो टोटल के मान निगेटिव होने के लिए क्या होगा, अब देखो अब टोटल का मान निगेटिव होगा तो अब देखिए ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ोगे तो अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान कम होगा तो साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए इसका मान अधिक होता है तो वैल्यू घटेगा और साइन हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो इस स्थिति में अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा डेल एच आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए इसका मान क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका मान कम हो और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान अधिक हो। लेकिन लैटिस एनर्जी का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर लैटिस एनर्जी का मान इस दोनों के योग से बराबर हो तो डेल एच क्या होंगे, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कह सकते हो कि ऑलवेज निगेटिव होगा और इस स्थिति में बंध का फॉर्मेशन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका योग क्या होना है, कम होना है। किससे, ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी से। तो उस स्थिति में डेल एच टोटल का मान निगेटिव होगा और ये हमारा क्या होगा, ये बंध का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो लैटिस एनर्जी का मान कम हो जाता है तो डेल एच हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा डेल एच टोटल और बंध का निर्माण नहीं होगा। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ये शर्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयनाइजेशन इंथैल्पी का योग क्या होना है, ये कम होना है और डेल एच यू या ये कहिए कि लैटिस एनर्जी का मान अधिक होना है, तब डेल एच टोटल हमारा निगेटिव होगा और बंध का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक कंडीशन हो गया। अब चलो बंध तो बन गया, ठीक है, बंध तो बन गया। अब ये भी तो हो सकता है कि बंध जो होंगे ये स्ट्रॉन्गर भी हो सकते हैं और बॉन्ड जो होंगे ये वीकर भी हो सकते हैं और ये भी मान इसी एनर्जी पर जो होगा ये डेल एच टोटल के मान पर निर्भर करेगा। अब डेल एच टोटल का मान अगर अधिक होता है तो क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और डेल एच टोटल अगर हमारा क्या होता है, कम होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर होगा। और निगेटिव तो होना ही है, निगेटिव होना ही इंडिकेट करेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये देखते हैं कि डेल एच टोटल का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो डेल एच टोटल का मान एक तो निर्भर करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे निर्भर करेगा, दूसरा निर्भर करेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी पे निर्भर करेगा और तीसरा निर्भर करेगा, ये अगर मान लो दोनों को इंक्लूड कर लेते हो तो लैटिस एनर्जी पर ये निर्भर करेगा और लैटिस एनर्जी को सेपरेट कर देते हो तो चार्ज ऑन केटायन और एनायन और डिस्टेंस बिटवीन केटायन और एनायन पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से अब ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होगा ये कैसे बनेगा। अभी तो ये देख लिए कि आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद फिर जो होगा ये आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे जैसे डेल एच टोटल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जैसे जैसे डेल एच टोटल का मान घटेगा वैसे वैसे बॉन्ड हमारा वीकर होगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ मूव करेगा। तो शर्त ये था, देखिए, कि डेल एच टोटल ये निगेटिव होना है, और ये निगेटिव होने के लिए शर्त क्या था, इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान कम हो, किससे, इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी से। अब देखिए डेल एच टोटल का मान तीन चीज पे निर्भर करेगा। एक हो गया क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखो इसका साइन हमारा क्या था, पॉजिटिव था, ठीक। तो अगर इसका साइन हमारा पॉजिटिव था तो उस स्थिति में इसका साइन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। हम लोग इसके लिए चलो एक काल्पनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस काल्पनिक एग्जाम्पल से हम इनके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सपोज कीजिए इस दोनों का अगर मान लो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान 5 हो, इसका मान मान लीजिए ये क्या होगा, -3 हो, और इसका मान मान लीजिए ये हो गया क्या, -8 हो, ठीक। तो डेल एच टोटल का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 - 8, ये हो जाएगा -6, और ये निगेटिव हो गया तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें अब इन दोनों मान यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी के मान को कांस्टेंट रखते हुए इसके मान में परिवर्तन कर देते हैं। अगर इसके मान में परिवर्तन करोगे और डेल एच टोटल का मान परिवर्तित होगा तो डेल एच टोटल का मान बढ़ेगा तो बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गर होगा। ये कंडीशंस क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। और डेल एच टोटल का मान अगर घटेगा तो ये कंडीशन हमारा फेवरेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ 5 के जगह ये वैल्यू हम ले लेते हैं 2, ठीक। अगर मान लो 2 ले लेते हो तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका -1 - 8, ये हो जाएगा -9 के बराबर। तो डेल एच टोटल का मान बढ़ गया तो ये क्या होगा, ये शर्त होगा कि अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होगा तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगा। तो इस तरह से पहला शर्त ये होगा कि वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी लोअर, यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। अब देखो दूसरा और तीसरा लेते हैं, तो देखो दूसरे और तीसरे दोनों का कंडीशन समान है क्योंकि इसका भी साइन निगेटिव होगा और इसका भी साइन निगेटिव होगा। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और साथ साथ ये हमारा क्या होगा, लैटिस एनर्जी, ये जिस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करेगा वो सेम जो होंगे ये क्या होंगे, डेल एच टोटल के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या था, हमने याद करो ये 5 लिया था। अब इसको क्या करते हैं, ये 3 जो होगा इसको बढ़ाकर हम क्या कर लेते हैं, 6 कर देते हैं। तो इसको बढ़ाकर अगर 6 कर दोगे तो ये कितना हो गया, -1 - 8, फिर क्या हो गया, ये -9 हो गया। वैल्यू हमारा क्या था, -6, तो फिर डेल एच टोटल का मान बढ़ जाता है। तो दूसरा शर्त ये होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए। सिमिलर कंडीशंस किसके होंगे, लैटिस एनर्जी के। तो लैटिस एनर्जी का मान भी जो होगा ये क्या होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए। तो दूसरा ये हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल क्या होना चाहिए, शुड बी हायर। ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू हायर होना चाहिए।
और तीसरा हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मस्ट बी हायर, और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मस्ट बी हायर। अब देखो, अब यहां पर इसका सब टॉपिक, लैटिस एनर्जी क्या था हमारा? लैटिस एनर्जी था हमारा U प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब इसको ये कहेंगे, ये क्या होगा कि चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन विल बी हायर, और दूसरा ये हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन विल बी लोअर, विल बी लोअर, यानी केटायन और एनायन के बीच चार्ज हमारा क्या होगा? ये अधिक होना चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन जो होंगे ये क्या होने चाहिए? ये कम होने चाहिए। तो ये कंडीशन होगा किसका? स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड का। तो स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड के कंडीशन में ये होगा कि जो भी मेटल होंगे जिसके या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे उनके आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। जो नन मेटल होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए? ये अधिक होना चाहिए। तीसरा ये होगा कि लैटिस एनर्जी का मान अधिक होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी का मान अधिक, इसको अगर सेपरेट फैक्टर में चेंज करते हो तो केटायन और एनायन पर जो चार्ज होगा वो हाइयर होगा, और केटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस जो होंगे ये कम होने चाहिए। तब डेल एच टोटल का मान क्या होगा? ये अधिकतम होगा, और ये हमारा बॉन्ड क्या होगा? ये स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्या कंडीशन है। अब देखिए इस कंडीशन में जो अंतर आता है, क्योंकि ये हमने जनरल कोई आयनिक कंपाउंड लिया और उसका एग्जाम्पल हमने लिया NaCl, और सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए हमने इस एनर्जी का कैलकुलेशन किया, और इसमें जो टर्म आते हैं उनको हमने इंडिकेट किया। तो कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सोडियम क्लोराइड का ही जो होगा निर्माण हो। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान होगा, या ये कहो कि सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के साथ होगा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यूज करेंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यूज करेंगे, और उस स्थिति में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान निगेटिव नहीं होकर बल्कि क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस स्थिति में एनर्जी रिलीज होने के बजाय क्या होंगे? ये एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन कंडीशन फिर भी यही रहेगा, क्योंकि अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और डेल एच लैटिस एनर्जी का मान अगर अधिक है तो ये निगेटिव होगा, तो डेल एच टोटल हमारे क्या होंगे? ये निगेटिव होंगे। तो ये कंडीशंस होगा क्या? ये कंडीशन होगा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के, और स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान लोअर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान हाइयर होना चाहिए, केटायन और एनायन पर चार्ज जो होंगे ये अधिक होने चाहिए, और केटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस जो होंगे ये क्या होंगे? ये कम होने चाहिए। तब जाकर जो बंध का निर्माण होगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेंगे। और इसी एनर्जी के साथ अगर वैल्यू अगर दिया हो तो हम किसी भी आयनिक बॉन्ड के एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि बंध हमारा कितना मजबूत होगा, या फिर बंध का फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से बंध का निर्माण होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।